हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ओके बच्चों, तो आज आप करने वाले हो सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक। ठीक है, पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक, और वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम लॉ जो है वो आपको बताता है किस बारे में, कि चार्जेस जो हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे अगर आप दो चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हो तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और कैसे फोर्स लगाते हैं, कितनी फोर्स लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है कि यानी ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ये फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन की, लेकिन कितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आपको बताता है कूलम लॉ। अब ये भी आपको पता है कि एक जैसे चार्जेस जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, इस बारे में वो आपको बताता है कूलम लॉ। इसके अलावा इन दो चार्जेस के दरमियान में अगर आप मीडियम रख दो, ठीक है, मीडियम रख दो, तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है उस पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम लॉ को आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा चार्जेस जो हैं, चार्जेस क्या होते हैं, इसका सारा इंट्रोडक्शन हम इंट्रोडक्शन यानी पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल के साथ। तो अगर आपको चार्जेस के बारे में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके वो देख सकते हो, ताकि आपको सेकेंड ईयर शुरू करने से पहले चार्जेस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो उसमें है कि ये आपको बताता है, कूलम लॉ आपको बताता है हाउ चार्जेस इंटरैक्ट, हाउ चार्जेस इंटरैक्ट। ओके, अब फोर्स जो इन पे लगती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, ये है आपके पास, चलो नेगेटिव क्यू लगा लो। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपको पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये फोर्स जो लगती है ना, हमेशा अगर ये चार्ज है सफ़ेयर की फॉर्म में, इसको भी सफ़ेयर की फॉर्म में, तो फोर्स लगती है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ठीक है, अब ये चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है ना, उसके अलोंग ये फोर्स लगती है। ठीक है, ये भी आपको कूलम ने बताया, और ये भी बताया कि ये फोर्स जो है, जितनी ये इस चार्ज पर लगाएगा, यानी जितनी ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर लगाएगा, उतनी ही चार्ज ये वाला इस पे लगाएगा। यानी ये फोर्सेस जो होंगी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। तो हम इस पे लगने वाली फोर्स, इसको अगर हम Q1 बोल दें, इसको Q2 बोल दें, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये बराबर होगी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। ये माइनस साइन आपको बताता है कि डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर हम मॉडुलस का साइन लगा दें, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो इससे आपको पता चलता है कि मैग्नीट्यूड में ये सेम होंगे, बस जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, कूलम सर ने हमें बताया कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो इन पे जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट के। जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये आपके पास चार्ज है 2 कूलम, ये है जी चलो 10 कूलम। ओके, ये प्लस है, ये माइनस में है। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, 2 वाला या 10 वाला। अब ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप समझो कि 10 वाला, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आपने ही कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 10 वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा। गलत। फोर्स जो होंगी वो दोनों क्या लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 20 कूलम। ठीक है, तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा से। तो 2 वाला जितनी फोर्स 10 वाले पे लगाएगा, 10 वाला भी उतनी फोर्स रिएक्शन के तौर पर 2 वाले पर लगाएगा। अब आगे आ जाता है दूसरा पार्ट, वो कहता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है,
यानी इन दोनों के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमेशा आप क्या करते हो, एक कांस्टेंट लगाते हो ना, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा K। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या है, K है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हो गया। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन किस बारे में देता है, K आपको इन्फॉर्मेशन देता है दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम पड़ा है उसका इसकी फोर्स पर कितना असर होगा। यानी अगर ये दोनों एयर में पड़े हैं तो इनकी फोर्स कितनी कैसी होगी। अगर सारा कुछ सेम है, इन्हीं दो चार्जेस को इतने डिस्टेंस से उठाकर आप इनके दरमियान में एयर की जगह पे वाटर रख देते हो तो इसकी फोर्स कितनी होगी। तो ये आपको मीडियम की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, gives about gives information about effect of medium on force between charges, कि चार्जेस के दरमियान में जो आपने मीडियम रखा है उसका इस फोर्स पे क्या असर होगा। अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। यानी अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और साथ ही आपकी फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एयर के लिए कुछ और होगी, वाटर के लिए कुछ और होगी, अगर आप माइका रख दो तो कुछ और होगी, कुछ भी। यानी आप मीडियम चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर आप एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए देखो, फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। अब एयर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होगी लेकिन हम उतनी रख लेंगे। तो K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9। अब यूनिट्स इसके क्या होंगे, यूनिट्स इसके होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। और ये K का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब परमिटिविटी क्या होती है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए बस आप यूनिट्स इसकी वैल्यू याद रख लो। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये फार्मूला और इसकी सिग्निफिकेंस पता चल गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि पॉइंट चार्जेस क्या हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जो कूलम लॉ है ये सिर्फ वैलिड है तब जब आप पॉइंट चार्जेस लो। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे चार्जेस हैं जो बहुत छोटे हैं, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्जेस क्या हैं, ऐसे चार्जेस होते हैं जो जिनका साइज उनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में बहुत कम हो। अब ये कैसे होगा, देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 kg का मैस है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है 100 कूलम। ठीक है, यहाँ पे भी 2 kg का मैस है और इसमें भी 100 कूलम है। तो क्या ये पॉइंट चार्जेस होंगे, आप कहोगे ऑफ कोर्स नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं। लेकिन अगर आप इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा कर दो कि अगर आप यहाँ पे बैठकर इस चार्ज के ऊपर बैठ कर इसको देखो तो आपको ये इतना सा नज़र आए, ठीक है, और इसके ऊपर बैठ के इसको देखो तो वो आपको छोटा सा नज़र आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्जेस साइज पर डिपेंड नहीं करते कि उनके ऊपर चार्ज की क्या वैल्यू है,
सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन अगर आपने देखनी हो तो वो क्या बनेगी भला? पॉइंट चार्जेस आर those having very small size as compared to displacement between them. ओके, ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन होगी। क्या कि पॉइंट चार्जेस क्या है? सिर्फ डिपेंड करते हैं कि उनके दरमियान में फासला कितना है, डिपेंड नहीं करता कि उनका साइज कितना है। ठीक है, अगर साइज उनका बहुत बड़ा है तो आप उनको इतनी दूर रख दो कि दूर से, यानी एक के लिहाज से आप देखो तो दूसरा आपको बहुत पॉइंट चार्ज के तौर पर बहुत छोटा नजर आए, तो वही आपका पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा था क्या भला, कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी चार्जेस के जो डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान में उनके स्क्वायर के, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर आपको याद हो तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वहां पे भी आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, फोर्स इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है कि अगर आप आर की वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो फोर्स आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कैसे भला? देखो, अगर आप आर को डबल कर दो, आर की जगह पे क्या लगा दो, 2r लगा दो, अब तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। यानी अब फोर्स जो है, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को पहले के मुकाबले में डबल किया तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स थी वो पहले के मुकाबले में चौथा हिस्सा हो गया, हाफ होने की बजाय। ठीक है, अगर आप इसको 3 टाइम्स कर दो, 3r कर दो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 9 टाइम्स कम हो जाएगी, 9वां हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा भी ज़्यादा कर रहे हो तो फोर्स आपकी बहुत कम होती जा रही है। इसी तरह अगर आप डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा कम कर दो, पहले आपने ज़्यादा किया, आप थोड़ा सा कम कर दो, यानी पहले आर था, अब अगर आप इसको हाफ रख दो, r/2 कर दो, 1/r/2 का स्क्वायर, तो फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी ओके, अगर आप इसको क्या करो, इसको r/3 कर दो तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप इसको 5 टाइम्स कर दो, यानी 1/5 कर दो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 5वां हिस्सा कर दो, तो क्या होगा कि आपकी जो फोर्स होगी वो 25 टाइम्स बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा चेंज करने से आपकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में तेज़ी से बढ़ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, अब आपने पढ़ना है वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ की। वेक्टर फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो, आपने पढ़ा फोर्स इक्वल टू होती है किसके, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, अब ये तो स्केलर फॉर्म है, हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो ये उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इसकी पहले ये दो चार्जेस बना लो, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। ठीक है, और इसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना हो गया, R। ठीक है, अब ये R हो गया आपके पास। तो अगर ये R जो है, आपने ये Q1 पे, यानी Q1 पे फोर्स देखनी है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये कितनी होगी। ठीक है,
अब आपने किधर को देखनी है, चार्ज Q1 पे देखनी है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो R1 आपको चाहिए, ये वाला वेक्टर आपको चाहिए। तो जो आपने ये वाला वेक्टर लेना है, तो ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास R1 है, यानी Q1 पे लेनी है ना, और ये आपके पास R2, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर हो गया, सही है। अब अगर आपने इस डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर ये R मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आपने क्या लगाना है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगाना है ना। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर ये आ गया R1 माइनस R2 ओवर, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, R1 माइनस R2 की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर आपने F2 लेनी हो, ठीक है, F21 यानी चार्ज Q2 जो है उसके ऊपर फोर्स लेनी है ड्यू टू Q1, तो वो कैसी होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो कितनी होगी, K Q1 Q2 ओवर R मॉडुलस का स्क्वायर। लेकिन साथ में जो यूनिट वेक्टर आएगा ना, उसको हमें देखना पड़ेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। अब आपको ये R का यूनिट वेक्टर भी चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला आपके पास कितना होगा, फाइनल R2 माइनस R1, यही हो गया ना। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओवर इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये आपके पास R2 F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो जरा दोबारा, क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड नहीं है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है, दोनों का मॉडुलस है, सही है। अब जितना R है, क्या उतना ही ये R1 माइनस R2 नहीं है, सेम टू सेम नहीं है। डायरेक्शन तो हमने मैग्नीट्यूड में लेनी ही ना होती, तो फिर इसकी जगह पे हम दोबारा ये लगा सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2 इसका क्यूब, और साथ में आपके पास ये वेक्टर आ गया, सही है। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को भी ऐसे ही लिख सकते हो। ये देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड है दोनों, डायरेक्शन का तो कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 का क्यूब, और साथ में R2 माइनस R1, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो बच्चों अभी आपने देखो FE और FG के दरमियान में पढ़ना है रिलेशन, ठीक है। अब आपको याद होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती थी, G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, इसी के बराबर होती थी। और FE का फार्मूला अगर आपने पढ़ा है कूलम लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ये मैसेज के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, और ये चार्जेस के दरमियान में K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें देखने में ये फार्मूला जो है वो कुछ सिमिलर सा लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में सिमिलरिटीज की बात करेंगे। अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में सिमिलरिटीज कौन सी हैं, सिमिलरिटीज इसमें पहली तो ये है कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर ये मास हैं, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगी, ठीक है। बोथ फोर्सेस एक्ट
along line joining. ओके अब आ जाते हैं इसमें डिफरेंसेस की बात कि डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंस इसमें सबसे पहला तो ये है, यहाँ पे लगा देते हैं लाइन, ठीक है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्ट ही करती है, अपनी तरफ ही खींचती है, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये आपने पढ़ा है कि एक जैसे चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इट कैन बी रिपल्सिव प्लस अट्रैक्टिव, ठीक है। यानी ये दोनों तरह की हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर जो इसका डिफरेंस आता है वो ये है कि ये मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि के आ जाता है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये वाला के जो है वो मीडियम के बारे में आपको बताता है कि मीडियम का फोर्स पे क्या असर होगा। तो इसका मतलब है कि के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मीडियम चेंज किया के भी चेंज हुआ और फोर्स भी चेंज हुई। तो एफ ई सॉरी, लेकिन जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है वो डिपेंड नहीं करती फोर्स मीडियम पे। चाहे आप दो मैसेज को पानी में रख लो तो भी उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी आएगी, चाहे आप उसको स्पेस में रख लो तो भी उतनी आएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर, डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करती है। एफ ई डिपेंड्स अपॉन मीडियम, राइट। ये दो इसके डिफरेंसेस हो गए। अब तीसरा डिफरेंस इसका क्या हुआ, यहीं पे हमने पढ़ा कि यहाँ इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज होता है जी, वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब दुनिया में, कायनात में कहीं ले जाओ आप, जमीन पे देख लो, चांद पे देख लो, मरीख पे ले जाओ, कुछ कहीं भी ले जाओ, पानी के अंदर ले जाओ, हवा के अंदर ले जाओ, या किसी और मीडियम के अंदर, इसके दरमियान में कोई इंसुलेटर रख दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। जबकि के जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये तो मीडियम में ही चेंज हो जाता है। ओके, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब जी की वैल्यू भी आपको अगर नहीं पता तो याद कर लो, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। और ये के की वैल्यू जो होती है फॉर एयर और वैक्यूम वगैरह के लिए वो होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, फॉर वैक्यूम। एयर के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम यही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की पावर्स, जी की पावर -11 में है और ये +9 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगी दो चीज़ों के दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, वो काफ़ी वीक होती है, और ये क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये -11 है, ये +9 है। तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। एफ जी इज वीक फोर्स, ठीक है, और ये जो होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर उनका मास भी सेम हो, चार्ज भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो,
तो अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालोगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, तो वो एक दूसरे से बहुत कम, ये वाली बहुत कम होगी और ये वाली बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये आ गया रिलेशन बिटवीन क्या, एफ ई एंड एफ जी, ग्रेविटेशन फोर्स एंड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब आपने पढ़नी है लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशन क्या है गॉसेस लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। लिमिटेशन, सबसे पहले तो लिमिटेशन ये है जो हमने पहले ही पॉइंट पे पढ़ी थी कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही एक्ट करता है, ठीक है, उस पर ही वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर चार्जेस जो हैं उनका मैस, यानी सॉरी मैस कह रही हूँ, उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू उनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में कम ना हुई, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर ये नहीं लगेगा। ओके, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगता है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं होता। फिर ये है कि ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब या तो दोनों चार्जेस रेस्ट पर हों या दोनों में से कोई एक रेस्ट पर हो, ठीक है, यानी तब इनवैलिड हो जाता है अगर दोनों मूव कर रहे हों, तो इनवैलिड व्हेन बोथ चार्जेस आर मूविंग, यानी दोनों में से कोई और एक भी रेस्ट पर हुआ, ये दोनों रेस्ट पर हुए या दोनों में से कोई एक भी रेस्ट पर हुआ, तो भी ये लॉ जो है वो लग जाता है, यानी वैलिड हो जाता है, ठीक है। ये हो गई इसकी लिमिटेशन। अब आगे आपने पढ़ना है, अगर ये तो आपने पढ़ा कि दो चार्जेस हों तो कैसी फोर्स होगी, अगर दो चार्जेस से ज़्यादा फोर्स चार्जेस आ जाएं, ठीक है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो फिर फोर्स जो होगी वो कैसी होगी। इसी को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, यानी दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं तो फोर्स कैसी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, कितने चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं, ठीक है। अब अगर आपने देखना हो कि जो चार्ज नंबर 3 है, ठीक है, यानी F3, यानी फोर्स ऑन 3 आपने देखनी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो है ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑन 3 क्या होगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीसरा चार्ज आ गया तो आपने दोनों की, यानी दूसरे जो दो चार्जेस हैं उन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, और फोर्सेस जो आएंगे आपके पास उनका अपने वेक्टर सम ले लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 3 के बजाय 4 चार्जेस होते तो क्या होता, F4 इज इक्वल टू कितना होता, पहले की वजह से फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ऐसे होना था। इसी तरह 5 चार्जेस होते तो क्या होता, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, ठीक है, यही होता ना। तो अगर आपके पास n चार्जेस आ जाएं तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, n चार्जेस को आप लिख सकते हो Fn फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3, और इसी तरह चलते चलते फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1, ठीक है, यानी 4 की आपने 3 तक देखी, 5 पर जो फोर्स थी वो 4 तक देखी, तो इसी तरह से n-1 तक आपकी फोर्स जाएगी और वेक्टर सम होगा ये इसका, ठीक है। अब ये सारी इसकी बेसिक्स थी जो आपने कर ली हैं। इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं इस टॉपिक के। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या, कि दो बॉडीज़ हैं, उनका टोटल मास जो है, ठीक है, टोटल मास है 40 kg, ठीक है, एज मास ऑफ 40 kg, और चार्ज है उनके ऊपर 1 कूलम, और उनको आपने 2 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, यानी उनका मास है m1 इज इक्वल टू m2 है, और ये है 40 kg, ओके।
फिर आपको दिया हुआ है चार्ज, दोनों के ऊपर 1 कूलम है, ठीक है, Q1 Q2 दोनों ही, और इन दोनों के दरमियान में दिया हुआ है आपको डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर का। अब आपसे पूछा गया है कि आप उनके वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनकी रेशो निकालो, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट होता है किसी चीज का W इज इक्वल टू एम जी ऑफ कोर्स, तो W इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। मैस है उसका कितना? 40 kg, और जी उसका 10 रख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन हो जाएगा ये आपका। और इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 न्यूटन भी, ठीक है। अब आपने निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कितनी होती है? K Q1 Q2 ओवर डी स्केयर, क्योंकि उन्होंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया। Q1 और Q2 तो बराबर है ना, तो 1 कूलम का स्केयर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर की जगह पे 10 रेज़ टू द पावर 3, और ये आ गया स्केयर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना भला? 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन। अब आपने निकालनी है रेशो, ठीक है। रेशो निकालने के लिए वेट ओवर FE और वेट की फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास है ये 2.25 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे आपस में तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5.6, ठीक है। ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर वेट। तो इसका मतलब है कि जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वेट के 1/5.6 टाइम्स होगी, ठीक है। इसका मतलब है वेट के 5.6 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो बंदे हैं, ठीक है। उन दोनों का टोटल मैस जो है वो 50 kg है, 1 मीटर अपार्ट वो खड़े हैं, यानी मैस है उनका कितना? 50 kg। खड़े हैं जी वो कितने? 1 मीटर दूर, उनके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ये आपको बता दिया कि Q1 बराबर है Q2 के, और इसको आप Q रख सकते हो सिंपली। अब वो कह रहे हैं कि आप इनका जो वेट है उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है, यानी FE बराबर है उनके वेट के। तो आपने इनके ऊपर चार्ज फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, कि इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, इक्वल है लेकिन कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले तो इनका वेट कैलकुलेट कर लो ना। वेट होता है mg, मैस है कितना है इनका? 50 kg, और जी आपने 9.8 लगा लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 490 न्यूटन। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि वेट और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर हैं, तो ये आ गया आपके पास 490 के। FE क्या होता है? K Q1, यानी Q1 और Q2 तो बराबर है ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 490, ठीक है। Q आपने फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट 490 मल्टीप्लाई बाय R आपके पास कितना है? 1 मीटर का स्क्वायर, और K कितना है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। तो Q आपके पास आ जाएगा कितना? इसको आप कैलकुलेटर से कर लो, मैंने करके रखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9, और फिर आपके पास जो भी है, ठीक है, ये कर लेना कैलकुलेटर से। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो इन दोनों के ऊपर चार्जेस की अमाउंट होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मिनिमम चार्ज जो बॉडी के ऊपर है उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड करनी है, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है। बस आपको एक चीज़ बताई हुई है, वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो है 1 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स, ठीक है। अब आपको बेटा ये चीज़ पता है, पिछले वाले लेक्चर में
ये हमने पढ़ा था कि मिनिमम चार्ज जो किसी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। तो खैर मैथ्स की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने फाइंड करनी है फोर्स, और उसके लिए आपको चाहिए के Q1 Q2, क्योंकि ये बराबर ही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो ये स्क्वायर हो गया और डी का स्क्वायर। तो के है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। चार्ज जो है वो आपके पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, और डी है आपके पास 10⁻⁻2 मीटर। तो ये फोर्स आपके पास आ जाएगी, तो इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 23.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। इतनी आपके पास आ गई फोर्स। अच्छा, ये जो ऊपर किए ना आपने, ये तो बड़े आसान से सवाल थे। अब आगे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस। अब वो कह रहे हैं कि सपोज करो 2 चार्ज हैं, उनके ऊपर चार्ज है Q1 जो है वो Q के इक्वल है, और Q2 जो है वो +4Q के इक्वल है, ठीक है, प्लस चार्जेस है। अब वो कह रहे हैं कि तीसरा चार्ज आपने रखना है, और इस तरह से रखना है इन दोनों के दरमियान में कि उस पे ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो 0 हो, ठीक है। इसको हम ना पहले बना लेते हैं। देखो ये Q है, समझो ये है Q2। अब ये लाइन इन दोनों को कर रही है ज्वाइन, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना। तो आपने क्या करना है कि कहीं पे तीसरा रखना है इन दोनों के दरमियान में, समझो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो एल है। खैर कहीं पे आपने एक चार्ज रखना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो 0 हो। इक्विलिब्रियम में तभी होता है ना जब फोर्स 0 हो, ठीक है। तो देखो पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमने चार्ज रखना किस साइड पे, दरमियान में, साइड पे, किधर किधर। देखो समझो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव जो भी रखना है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है। तो अगर आप इधर रखोगे तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव है ना, इस पे इधर को फोर्स लगाएगा। ये वाला भी पॉजिटिव है, इसको फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है बाय तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये एड अप हो जाएंगी, कैंसिल आउट थोड़ी करेंगे एक दूसरे को। अब इस चार्ज को देख लो, ये भी कहाँ को, इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप +Q चार्ज रखते हो तो ये फोर्स ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पे भी कोई चांसेस नहीं है कि बाहर वाली साइड पर आपका जो फोर्स है वो 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कहीं अंदर रखना पड़ेगा। अब अंदर कहाँ रखना पड़ेगा, देखो ये वाला चार्ज जो है वो Q है और ये है 4Q। इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी फोर्स भी कम होगी। हमने क्या करना है, वो पॉइंट जहाँ पर फोर्सेस इक्वल हों, यानी अगर हम इसको Q है, चलो इसको पॉजिटिव Q रख लेते हैं, चलो इसका नाम रख दिया A। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 बराबर होनी चाहिए फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2, बराबर ही होनी चाहिए ना। बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होना चाहिए, सही है। पास रखोगे तो ही फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना। अब इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा, तो इसलिए इसकी फोर्स को मैनेज करने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने x जो है, समझो इतने x डिस्प्लेसमेंट पे आपने इस Q को रख लिया, कितना भी हुआ वो हमने अभी फाइंड करना है, ठीक है। और जो बाकी बच गया वो कितना हुआ, अच्छा बाकी बचा कितना हुआ, उसके लिए हम पहले ना, ये देखो मुझे याद भूल गया था लिखने का, टोटल लेंथ जो है वो L है। अगर इतना इतना x है तो आपको चाहिए इतना इतना, तो आप क्या करोगे, L में से x माइनस कर दो, तो फिर आपके पास यही बच जाएगा ना, कि नहीं। यानी अब आपको इतना इतना चाहिए, तो इतना बड़ा डंडा है, इसमें से इतना काट दो तो पीछे आपके पास इतना बच जाएगा, इतना, ये वाला काट दो, इतने वाले डंडे में से इतना सा काट दो, तो ये आपके पास क्या हो गया, L टोटल डंडा।
उसमें से इतना जो काटा वो गया बाहर, L माइनस एक्स। समझ आ गई? ये टोटल डंडा, ठीक है, टोटल लेंथ, इसमें से आपको चाहिए इतनी, तो इतनी वाली काट के बाहर मारी, तो ये माइनस कर दी। तो अब यहाँ पे है आपका चार्ज, ठीक है, Q, सही है। तो आपको ये सुपरपोजिशन वाला जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो चार्ज है उसके ऊपर 3 चार्जेस हैं, तो क्या होगा कि उसके ऊपर सारे लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ऐसे ही होगा, वेक्टर सम ही होगा ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 कितनी होगी, K Q1 ओवर x का स्क्वायर, सॉरी Q लिख लो। अब देखो, अगर ये Q और Q यानी ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड इनके सेम हो, यानी Q1 बराबर हो Q के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, Q का स्क्वायर आ जाएगा ना। ओके, अब ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पे इसकी वजह से निकाल लो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2, तो ये आपके पास कितना आ गया, K ये वाला Q और साथ में ये 4Q ओवर और डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास Q 4Q का स्क्वायर ओवर L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये भी यानी इस पर इसकी वजह से भी, इस पर इसकी वजह से भी, दोनों की वजह से फोर्सेस जो हैं वो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। अब आपने क्या कहा था कि हमने उस पॉइंट पर रखना है जहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल हों। तो दोनों फोर्सेस इक्वल कब होंगी, रख लो इनको इक्वल। ड्यू टू 2, ये वेक्टर साइन लगाना मैं भूल गई, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खैर कोई ना, याद भी तो बंदे को भूल ही जाता है। अब ये आ गया आपके पास इसकी जगह पे K Q का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ गया, K 4Q का स्क्वायर ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो लेते ही गए। यहाँ पे आपके पास बच गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 4 बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करना क्या है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है। अब इनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या बच जाएगा, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ज़रा ना मैं इसको ऊपर कर देती हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे ख़त्म हो गई है। डिफरेंट कलर से कर देती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस 2 होगा या फिर L माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू या तो 3x हो गया और L इज इक्वल टू या तो माइनस एक्स हो गया। तो माइनस वाला तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि ये बाहर नहीं हो सकता, अंदर ही कहीं होगा। तो इसका मतलब है यही वैलिड होगा और x आपके पास आएगा L/3। यानी इस L को आप 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करो। अगर करोगे तो करके देखो, हो ही जाए। 4 हिस्सों में करो और उसका तीसरे हिस्से में यहाँ पे रख दो, यानी L/3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये तब था जब दोनों साइड्स जो थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर दोनों साइड्स जो होंगी वो एक जैसे हों, चार्जेस जो हैं वो एक जैसे हों, दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, तो अगर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको चाहिए तो वो आपको इन दोनों के दरमियान में कहीं मिलेगी। अगर दोनों साइड्स यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि सपोज करो अब एक चार्ज जो है वो आपके पास 25Q का है और एक -Q का है, यानी ये
प्लस 25 क्यू, ये है आपके पास माइनस क्यू। अब क्या होगा, ये है लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि आपने कहाँ पे पॉइंट रखोगे, कहाँ पे चार्ज रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में आए। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि दरमियान में रखना है या साइड पे रखना है, कहाँ रखना है। तो समझो आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको दरमियान में रखा। अब ये पॉजिटिव है, ये इस पे क्या करेगा, इसको करेगा रिपेल, यानी इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स। ये क्या है, अट्रैक्ट करेगा, तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स। तो इसका मतलब है दरमियान में तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दरमियान में तो आप इसको नहीं रख सकते, साइड पे कहीं रखना पड़ेगा। तो अब साइड पे किस साइड पे रखना है, इस साइड पे रखें या इस साइड पे रखें। तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव रख लो नेगेटिव रख लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने इस पॉइंट पे रखा तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ये क्या है, ये है नेगेटिव, तो ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा तो ये इसको क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी अब चॉइस ये है कि यहाँ पे भी ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पे भी ज़ीरो हो सकता है, तो हम पॉइंट किधर लें। अब इसका तरीका ये होता है, आपने हमेशा जो पॉइंट लेना होता है वो छोटा वाला चार्ज जो होता है ना उसके करीब लेना होता है। क्यों, अब उसकी भी रीज़न है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स भी कम लगाएगा। अगर दरमियान में हम देखें, दरमियान में देखें तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ये कम लगाएगा। हमें तो ये करना है कि फोर्स ज़ीरो करनी ही करनी है, फोर्स बराबर इन दोनों की करनी ही करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ज़रा दूर करेंगे, इसके करीब लेंगे, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम इसके करीब लेंगे। तो समझो आपने यहाँ पे रख दिया इतने डिस्प्लेसमेंट पे, इसको आपने बोल दिया x, और आपके पास जो इतना इतना था ये था आपके पास कितना l, या d बोल दो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलना है बोलो, d बोल दो, r बोल दो, x बोल दो, l बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, ठीक है। बस समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर प्लस क्यू के ऊपर फोर्स देखनी है ड्यू टू एक्स, ये वाले, ठीक है। तो प्लस क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, यानी हम फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, वेक्टर साइन में लगाएंगे के क्यू, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से आपको पता चल जाता है। तो बराबर है ना, तो क्यू स्क्वायर ओवर ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इतना काम कंप्लीट हो गया, इतने का निकालना है अब इन दोनों का। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 2 कितनी होगी, के ये वाला क्यू, ये वाला 25 क्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, एल बी और एक्स बी, एल प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 25 क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने क्या कहा था कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन तो आपने देख ली ना कि कहाँ पे ऑपोजिट थी। तो अब आपने इनकी बराबर करनी है, मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। तो एफ क्यू 1 फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1 बराबर होनी चाहिए फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 2। तो ये 1 वाली जो आपके पास आई है वो कितनी आई है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर, और ये वाली आपके पास इसकी वजह से आई है के 25 क्यू स्क्वायर ओवर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर एल प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये आपके पास हो गया एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब आप इसका ले लोगे स्क्वायर रूट
तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, L प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 करने से क्या होगा, क्या होगा भला, या तो ये प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। तो L प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, यहाँ पे L प्लस एक्स ओवर 5 एक्स सॉरी माइनस 5। तो ये प्लस 5, L प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, L इज इक्वल टू 4x और L बाई 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 6। तो क्योंकि आपने माइनस में जाना है तो ये वाला होगा। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है उनकी, उनको आपने आइसोसेलेस ट्राइएंगल के किनारों पे रखा हुआ है, वर्टिसेस पे रखा हुआ है। कैसे मिला, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इनको आपने ऐसे रखा हुआ है। सही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि Q3 के ऊपर आपने, पॉजिटिव है तीनों, तो Q3 के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, टोटल फोर्स ऑन 3 फाइंड करनी है। तो वो किसके बराबर होगी, ऑफ कोर्स फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये इसका वेक्टर सम लेना है, सिंपल सम नहीं लेना। अब यहाँ पे फोर्स देखो कैसे लग रही है, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, पहले ये दो 1 का देखो, पहले ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगाएगा, और ये वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फोर्स चूंकि बराबर है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स होती हैं उसका जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो मैग्नीट्यूड की बात अगर की जाए तो F31 बराबर होगी F32 के, और इसको आप F लिख सकते हो सिंपली। तो अगर आपने इसका वो निकालना है, क्या बोला निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है F3, तो आपको पता है कि आप क्या यूज़ करते होते हो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या बोला, F का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही है, F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस कितना है 60। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2F स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F स्क्वायर, ये आपके पास हो गया अंडर रूट 3F स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपके पास F3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3F, और F की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर ही आ जाएगा, R स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव थे तीनों तब की बात है, अगर इन तीनों में से कोई नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब वो क्या होता है हिंट मैं आपको दे दूंगी, हिंट याद आ गया। तो आगे आपके पास ये है, वो कह रहे हैं कि जी आपके पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ये साइड्स हैं, यहाँ पे आपके पास लगा हुए हैं 3 पॉजिटिव चार्जेस, 1 नेगेटिव चार्ज। फाइंड आपने करनी है फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू, इस नेगेटिव क्यू के ऊपर आपने फोर्स फाइंड करनी है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, और इसको 4 बोल दो। ठीक है, फोर्स ऑन 4 आपने फाइंड करनी है, ऑफ कोर्स इसके बराबर होगी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ी है, 4 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3।
फोर्सेस चूंकि ये आपस में बराबर होंगे और लगेंगी कैसे, पहले तो ये देखो, ये वाला पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये फोर्सेस क्या है, सेम टू सेम है, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तीनों ये अट्रैक्ट करेंगे। अब तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस को करने के लिए हमने क्या करना है, अच्छा फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है क्योंकि इनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहली वाली दो जो है ना उनका निकाल लो। पहले वाली दो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि F1 बराबर है F4 के बराबर है F4 के, तो इस वजह से हम उसको F ही लिख लेते हैं। तो पहली का स्क्वायर यानी ये वाली और ये वाली, एंगल कितना है इनका 90, 2F स्क्वायर cos 90। अब cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो गया, 2F स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में आ गया, √2F। ये आपके पास इन दो का है। अब तीसरी वाली जो है उसके साथ आपने करना है। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो है ये दोनों सेम थी, अब अगर फोर्सेस सेम हो ना तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना दरमियान में से जाता होता है। इसका एंगल कितना था 90, तो दरमियान में से जो जाएगा यही फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं पे दरमियान में होगा और उसका एंगल कितना होगा 45। अब ये फोर्स और ये फोर्स सेम है ना, सेम डायरेक्शन में है, यानी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 सेम टू सेम है बिल्कुल इस फोर्स के जो आपने अभी फाइंड की है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फोर्स ऑन 4 अगर आपने लेनी है तो इन दोनों को सिंपली आप ऐड अप कर दो, सिंपली ऐड अप करोगे तो ये आपके पास क्या है √2F और ये आपके पास आएगी फोर्स ऑन 4 के क्यू का स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे आर का स्क्वायर लेना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये वर्टेक्स है ना, तो ये होता है आपके पास √2a, ठीक है, ये √2a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो √2 के Q1 Q2 ओवर क्या है a का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया k, अच्छा ये q का स्क्वायर ही लगा दो क्योंकि ये सेम ही है, ओवर 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 यहाँ से ये सारा कुछ कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये कॉमन आ गया और अंदर बच गया आपके पास √2 + 1/2, सही है। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 √2 + 1/2 और साथ में आ गया के क्यू स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सही आ गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये था आज का टॉपिक और ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।